क्या कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, इसको पकड़िए। क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ा हम देखें कि क्लास ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अब जो है इन समस्याओं का समाधान जिस व्यवस्था में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी व्यवस्था? अर्थव्यवस्था। अर्थ व्यवस्था कहते है। गुड। अब अर्थव्यवस्था दो तरह की हो जाती है। कौन कौन सी? एक अर्थव्यवस्था तो होती है जिसमें सारे निर्णय सरकार लेती है। कौन लेता है? सरकार। ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें सभी निर्णय सरकार लेती है उसको हम कहते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। एक केंद्र सरकार होती है जिसकी अपनी विशेषज्ञों की टीम होती है जो इस तरह के तीनों निर्णय लेती है कि किन किन वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजें बनती हैं, इसीलिए हम उसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। कल हमने आपको ये बताया था कि दो तरह की वस्तुओं को हम अलग अलग करके देख सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। एक तो पूंजीगत वस्तुएं जिनसे हमारे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, और दूसरी उपभोक्ता वस्तुएं जिनसे हमको जो है आज की जरूरतें पूरी होती हैं, सुख सुविधाएं हमारी पूरी होती हैं। तो हम दो तरह से सोचते हैं, एक तो आज की किन जरूरतों को पूरा करें, और दूसरा ये कि आज को डिस्काउंट करके कल में हम कितना निवेश करें। तो कल के लिए जो हम निवेश करते हैं, जिन सामानों को बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं। जैसे मशीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर हाउस है, हॉस्पिटल है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, कहते हैं कि उत्पादन के सामान हैं जिनका हम आगे आने वाले दिनों में उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब क्या है? जैसे कॉलेज है आपका, मान लीजिए, तो कॉलेज में ज़्यादा क्लासरूम हमने बना दिया तो ये क्या हो गई हमारी? ये पूंजीगत वस्तु हो गई, ये एक तरह का निवेश हो गया। ठीक है, आज के लिए हमने जो अच्छा किया, जैसे साफ सफाई रखी, बाकी चीज़ें, पानी पीने की व्यवस्था रखी और सब कुछ किया, बच्चों को मिड डे मील दिया, तो ये क्या है? ये आज की व्यवस्था है जिसको हम उपभोक्ता वस्तुएं कहेंगे। तो अब बात ये आती है कि जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है उसमें ये सभी निर्णय कि कितना उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किया कैसे जाए, मतलब ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया जाए और कम लेबर का यूज़ किया जाए, या ज़्यादा लेबर का यूज़ किया जाए। जैसे भारत में समस्या है कि लेबर ज़्यादा हैं, मशीनें कम यूज की जाएं, या फिर दोनों का यूज़ किया जाए, जिसको इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब मशीनों का भी यूज़ किया जाए और साथ साथ लेबर का भी यूज़ किया जाए। तो ये सारे निर्णय जो है वो सरकार के स्तर पे लिए जाते हैं। उसमें किसी भी प्राइवेट संस्था का या प्राइवेट इंडस्ट्री का या निजी लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था विश्व में कुछ देशों में है जिनको हम समाजवादी देश कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजवादी देश। और इसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं।
क्योंकि कोई भी निजी संपत्ति नहीं होती, सभी संपत्ति पूरे समाज की या पूरे देश की होती है, और देश की जो सरकार है उसी का स्वामित्व एक तरह से इन संसाधनों पे होता है। इसलिए उसके पास पूरे आंकड़े होते हैं कि हमारे पास उत्पादन के साधन कितने हैं, भौतिक साधन कितने हैं, मानवीय साधन कितने हैं, प्राकृतिक साधन कितने हैं, तो उनका एक अनुमान वो लगा लेती है, और हमारी ज़रूरतें कितनी हैं उनका अनुमान लगा लेती है। उसके हिसाब से वो जो है उत्पादन करती है। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। कुछ अच्छाइयाँ ये हैं कि जैसे इसमें जो है सरकार कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उस पर जो है ज़्यादा जोर देती है। जैसे मान लीजिए कि सड़कें ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्कूल ज़्यादा ज़रूरी हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो जो चीज़ें आज के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं उन पे सरकार ज़्यादा जोर देती है और उनके उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश करती है। इसीलिए रूस में जब केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था आई तो 1927 तक बहुत तेजी से विकास हुआ, और उसी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने समाजवादी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको भारत में लाने की कोशिश की। इसीलिए औद्योगिक नीति में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने बहुत सारे उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में रखा कि जिससे तेज विकास हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फायदे के लिए काम करता है। अब जैसे आप मान लीजिए कि हॉस्पिटल से जो है समाज को फायदा ज़्यादा है, लेकिन शराब बेचने से प्रॉफिट ज़्यादा है, तो प्राइवेट आदमी क्या करेगा? शराब पे जोर देगा कि अस्पताल पे? तो ये दोष है प्राइवेट अर्थव्यवस्था का या निजी अर्थव्यवस्था, ठीक। लेकिन अब लोग इसकी आलोचना करते हैं केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की कि इसमें जनता की रुचियों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जनता जैसे बहुत सारे उपभोग के सामान चाह रही है, तो सरकार उस तरह की वैरायटी या उस तरह के उपभोग के सामान पे जोर नहीं देती है, बल्कि उन चीजों पे जोर देती है जिनका देश के विकास से संबंध है। अब दूसरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? बाजार अर्थव्यवस्था। क्या हो गई? बाजार। तो हमने देखा कि दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक तो जो है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, जिसको अभी हमने बताया, और दूसरी है बाजार अर्थव्यवस्था, इसको भी हम विस्तार से अभी चर्चा कर लेते हैं। इसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसमें प्लानिंग के हिसाब से सब पहले से प्लान किया रहता है, उसके हिसाब से होता है, ठीक। इसको तो हमने चर्चा कर ली कि प्लान्ड इकोनॉमी है क्या। पहले से प्लान होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका निर्धारण करती है, इसीलिए इसको सेंट्रलाइज्ड प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा है बाजार या मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में क्या होता है? मार्केट में जो जनता चाहती है वही हम बेच सकते हैं, जो उपभोक्ता चाहता है वही हम बेच सकते हैं। हाँ, जैसे पता लगा कि मतलब कहते हैं कि मार्केट लगी हुई है, स्वास्थ्य के लिए दूध बहुत अच्छी चीज़ है, एक आदमी कढ़ाई में दूध लेके गर्म कर रहा है, लेकिन समोसे की दुकान बगल लगी है, लोग समोसे पे भीड़ लगी है, दूध वाले पे कोई जा ही नहीं रहा है, तो दूध वाला क्या करेगा? दूध वाला अगले बाजार में दूध नहीं बेचेगा,
वो भी चाट का ठेला या कुछ इस तरह की चीज लगाए। तो बाजार में जो है क्या उत्पादन किया जाए, इसको कौन निश्चित करता है? बाजार की शक्तियाँ। कौन निश्चित करता है? बाजार की। और ये बाजार की शक्तियाँ क्या हैं? मांग और पूर्ति। क्या है? मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति दो चीजें बाजार की शक्तियाँ हैं। जिन चीजों की मांग होती है उसी चीज की क्या होती है? पूर्ति होती है। और बाजार में संतुलन कैसे स्थापित होगा? जैसे मांगने वाला एक कीमत ऑफर करता है कि हम इतनी कीमत देंगे। किसी का सामान है, बाजार में आप घुसते हैं, आप देखते हैं कि भाई ये कितने में आप दोगे, तो एक मोल भाव करता है ना आदमी। और जो देने वाला है, जिसको पूर्तिकर्ता कहते हैं, वो भी मोल भाव करता है। पूर्तिकर्ता का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा फायदे कमाना, और मांग करने वाले का उद्देश्य क्या है? कम से कम पैसे पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेना। दोनों का अलग अलग उद्देश्य है ना, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तो वो टकराएंगे कहाँ? जहाँ दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, जहाँ दोनों संतुष्ट होते। तो ये मांग और पूर्ति की शक्तियाँ ही बाजारवादी अर्थव्यवस्था का निर्धारण करती हैं कि कौन सा सामान कितनी मात्रा में बनेगा। दूसरी चीज कि किस तकनीक से सामान बनेगा, ये कैसे बाजार की शक्तियां निर्धारित करती हैं किस तकनीक से बनेगा। क्योंकि बाजार में सामान वही बिकेगा जो अच्छा होगा। हाँ, जैसे आप अभी गुड़ मिठाई लेने जाते हैं तो देखते हैं जो सबसे साफ सुथरी होगी आप उधर ही जाओगे। सब्जियों की तरफ आप देखोगे वो तौलिए से बार बार उसको ऐसे साफ कर रहा है। हाँ, भले टमाटर वही है, एक जगह आप देखो खूब साफ सुथरा एकदम चमकीला दिख रहा है, खराब वाले उसमें निकाल के उसने पीछे रख दिए। एक आदमी है घर से जैसा लाया वैसे ही झाड़ फूंक के रख दिया, कुछ सड़े हैं कुछ ठीक हैं, है उसका भी वही टमाटर, तो इसका उतना ठीक है नहीं। अब पहले वाले ने क्या किया है, ग्रेडिंग कर दी है, खराब वाले को अलग रख दिया। तो फिर ये बाजार के मूड के ऊपर होता है या बाजार में मांग करने वालों के ऊपर होता है किस तरह से सामान को बनाया जाएगा। हाँ, जैसे अब मोबाइल के बाजार में कोई गया, घड़ी के बाजार में गया, उसने बताया कि ऐसी घड़ी मुझे चाहिए जो इतनी बड़ी हो, उसमें डेट हो, उसमें ये हो। मान लो ऐसी घड़ी नहीं है तो धीरे धीरे वो डिमांड ऊपर तक जाएगी जहाँ सामान बन रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर से वो कहेगा भाई लोग ये डिमांड कर रहे हैं, फिर वो प्रोड्यूसर से कहेगा कि भैया ऐसे ऐसे है, ये आपका माल बिक नहीं पा रहा है, ऐसा चाहिए। फिर प्रोड्यूसर उस पर काम करेगा कि ऐसे नहीं बिक पा रहा है तो इसको ऐसे कर दें। ऐसे ही हर सामान है, नमकीन है, बिस्किट है। मान लो जैसे किसी ने दुकानदार ने पूछा कौन सी नमकीन दे, अरे पिछली बार जो दिया था वो बहुत तीखी थी, वो सही नहीं थी। फिर धीरे धीरे माल उसका डंप हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर से कहे भैया आपका ये नहीं, वो बिका नहीं, तो क्या बिकेगा, तो वो बताएगा कि ये। तो इस तरह से किस तरह की तकनीक से हम सामान बनाएं, ये भी कौन निर्धारित करता है? बाजार की शक्तियाँ। कौन निर्धारित करता है? बाजार की शक्ति। और किसको कितना मिलेगा। जैसे हमने आपको कहा कि बताया पहले कि इतने एजेंट जो है बाजार अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। एक तो लेबर है जो श्रम है, दूसरा पूंजी है, तीसरा भूमि है जिसमें भूमि में सभी प्राकृतिक साधन आ जाते हैं, और चौथा क्या है? उद्यमी। चौथा क्या है? तो पैसा इतने लोगों में बच जाता है, उद्यमी को लाभ मिलता है, भूमि वाले को लगान मिलता है, पूंजी वाले को ब्याज मिलता है, और लेबर को मजदूरी मिलती है। तो ये सब में बढ़ जाता है। अब किसको कितना जाएगा ये भी मार्केट की फोर्सेस डिटरमिन करती है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे अभी लोग किसी से पूछो कि क्या कर रहे हो भैया, ITI कर रहे हैं, ITI में क्या कर रहे हो, तो कंप्यूटर सीख रहे हैं। अभी कंप्यूटर क्यों ज़्यादा सीख रहे हैं? कंप्यूटर की डिमांड ज़्यादा है और कंप्यूटर वाले को पैसा ज़्यादा मिलता है। तो ये मार्केट निश्चित करता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए और उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। ठीक, तो
ये जो है, अब आपने ये जान लिया कि दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक जो है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, जिसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है, सभी जो है सरकारी क्षेत्र में सारे उद्योग होते हैं। दूसरा बाजार अर्थव्यवस्था, जिसमें कोई सरकारी क्षेत्र नहीं होता है, सभी काम जो है बाजार की शक्तियां करती हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां करती हैं। सारी संपत्ति निजी क्षेत्र के पास होती है, उत्पादन के साधन निजी क्षेत्र के पास होते हैं। अब आती है तीसरी अर्थव्यवस्था, जो भारत जैसे देशों में है। कुछ क्षेत्र जो है सरकारी क्षेत्र के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, और कुछ क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र दोनों काम कर रहे हैं, और कुछ क्षेत्रों में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो गई। अब जो है अगला टॉपिक है सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। क्या? सकारात्मक, ये हो गया? नहीं हो गया। ये तो लिख लिया है पहले ही, एक बार हमने इसको रिवाइज करा दिया आपका। अब चाहे तो नोट कर लें थोड़ा थोड़ा। आप लोग भी आ जाएंगे, छात्र सब आ जाएंगे। तो ये कैसे स्टोर कैसे होगा, सेव कैसे होगा ये?